बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। सबसे पहले मैं पाकिस्तान की तारीख का एक तारीख दिन 9 मई का जिक्र करती हूँ, जब एक जत्थे ने जिना इस दिन वो हुआ जो दुश्मन 73 साल में ना कर सका, वो हमने एक दिन में कर दिया। जनाब स्पीकर, ये फ़ौज हमारी है और हमें अफ़वाज पाकिस्तान पर फ़ख्र है। ये हमारी फ़ौज जो वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों पर खेल जाते हैं, ये हमारी माँओं के बेटे, बहनों के भाई और बेटियों के सुहाग हैं, जो वतन की राह में शहीद होते हैं, कुर्बान होते हैं। हम उनकी कुर्बानियों के कर्ज़दार हैं। ये लोग, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, तोप क्या चीज़ है, बंदूकें किसे कहते हैं, ये तो टैंकों की सफ़ें चीर देते हैं। जनाब स्पीकर, एक शख्स ने नौजवान जहनों में जहर भर दिया, नफ़रत का, इंतकाम का, बद इखलाकी का, अदारों के ख़िलाफ़ बेइतबारी का। हमें हंगामी बुनियाद पर इक़दामात करने होंगे और इसका आगाज़ तालीमी अदारों से करना होगा। तरबियत पर तवज्जो देनी होगी, वसाइल मुहैया करने होंगे ताकि इसका सदेबाब हो सके। और ये डिप्टी स्पीकर साहब, एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और ये बहुत ज़्यादा हमें इस पे बात करने की ज़रूरत है, डिस्कोर्स की ज़रूरत है इस वक्त, जिसका टाइम इस वक्त नहीं है। मैं एजुकेशन पर कुछ बात करना चाहूँगी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। हमारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कहा जाता है 2 करोड़ 40 लाख यानी कि 24 मिलियन हैं, और ये एक बहुत पुराना डेटा है जो पिछले 10 साल पहले का है। अब तो कहते हैं कि ये डेटा बहुत बढ़ गया है और 28 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 80 लाख के करीब बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कूल हैं। हमारा अलमिया ये है कि एक तरफ हम एनरोलमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी हम घोस्ट स्कूल की बात करते हैं, कभी हम घोस्ट टीचर्स की बात करते हैं, कभी हम बात करते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी की, कभी हम किसी चीज़ की बात करते हैं, मिसिंग फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। लेकिन आज तक हम क्लूलेस हैं कि हम चाहते क्या हैं, हमारी मंजिल क्या है, हमने पहुंचना क्या है, कहाँ है और किस तरह पहुंचना है। हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज़ीरो है पब्लिक स्कूल्स में। मौजूदा वक्त के हिसाब से हमारा करिकुलम इज़ फेलिंग टू डिलीवर। मेरी इस पार्लियामेंट के फोरम से ये रिक्वेस्ट है कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी होगी। मुझे इल्म है कि 18th अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन एक डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है, और ये ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि हेल्थ कह लें, बल्कि क्लाइमेट चेंज कह लें, बल्कि पॉपुलेशन कंट्रोल कह लें, आप नाम लें, तमाम जो चीज़ें हैं वो डिवॉल्व हो चुकी हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत CCI एक ऐसा फोरम है जिस पे यूज़ किया जा सकता है और एक नेशनल पॉलिसी बनाई जा सकती है। आईन में इसकी गुंजाइश मौजूद है कि हम इस फोरम से अपने इश्यूज़ को उठा सकते हैं जो डिवॉल्व्ड हैं, जिसको तमाम सूबे गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर इस्तेमाल करें और अपनी प्रोविंशियल एजुकेशन पॉलिसी में डालें। दिस विल ब्रिंग नेशनल कोहेजन एंड यूनिटी, जो इस वक्त बहुत जिसकी अशद ज़रूरत है। हमें एक हीलिंग टच की इस वक्त ज़रूरत है, जो एक मेरा ख्याल थ्रू एजुकेशन हम ला सकते हैं। हमारा स्लोगन है कि तालीम सबके लिए, जबकि मेरा ख्याल है कि स्लोगन होना चाहिए मेयारी तालीम सबके लिए।
जनाब, ऐसा ना हो कि हम हदूद और इख्तियारात की जंग में हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएं। साथ साथ हमें वसाइल की दस्तयाबी को ज़रूरी बनाना होगा और अपनी प्रायोरिटीज़ को देखना होगा और स्ट्रेटन आउट करना पड़ना है। हमें रीथिंक करना है, हमने फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन लेना है। पीएम शहबाज शरीफ साहब के बच्चों और बच्चियों के लिए यूथ प्रोग्राम अक्रॉस पाकिस्तान शुरू हो चुके हैं। These programs are to encourage and enable our youth to stand on their feet. And this opportunity will be the first step on the ladder of success for them. जनाब स्पीकर, अब मैं आती हूँ इन्वेस्टमेंट पर। इंटरनेशनल एंड नेशनल बोथ। जनाब, हमारा निज़ाम तो फाइलों और फरसूदा सिस्टम में जकड़ा हुआ दस्तखतों में फंसा निज़ाम है, जहां तरक्की के इम्कानात कैद हैं। कल बड़ी खुशाइंद बातें हुई, इसमें गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नज़र आई। मैं इसी को आगे लेकर चलना चाहती हूँ। मेरी नज़र में इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने सिस्टम का सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड करना होगा, वजूहात तलाश करनी होंगी, वॉइस करना होगा कि क्या रुकावटें हैं। यहाँ मैं आपको नवाज शरीफ के दौर 2013 से 17 तक का ज़माना ज़रूर याद कराऊंगी। जब नवाज शरीफ साहब को 13 में हुकूमत मिली तो दहशत गर्दी अरूज पर थी, अंधेरे हर तरफ थे, इन्वेस्टमेंट नील थी, मईशत का पहिया जाम था। चैलेंजेस उस वक्त भी यही थे। तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने 4 साल की कलील मुद्दत में 1200 मेगावाट बिजली देकर पाकिस्तान को रोशन कर दिया, जिससे मईशत का पहिया चल पड़ा। ज़रबे अज़ब और रद्दुल फ़साद और कराची ऑपरेशन करके दहशत गर्दी का ख़त्म किया गया और सीपैक जैसे अजीम मंसूबे चीन से तय किए और तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ। आज मेरा सवाल ये है कि इस तरक्की करते पाकिस्तान के मोहसिन और मेमार पाकिस्तान के साथ क्या सलूक हुआ? क्यों अब इन्वेस्टर इस मुल्क से भाग रहा है? क्यों वीज़ा और क्लियरेंस के लिए 6-6 महीने लग रहे हैं? क्यों इन्वेस्टर दर दर दफ्तर दफ्तर धक्के खाता फिरता है? क्यों कई महीने कई साल लग जाते हैं, एनओसी हासिल नहीं होता? बातें बहुत हो रही हैं, बट उनकी इम्प्लीकेशन कब शुरू होगी, कब फैसले होंगे और कौन इन सब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं इनको आगे लेकर चलेगा? ये हमारा पार्लियामेंटेरियंस का काम है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि हम स्ट्रेटजीज बनाएं, हम रिफॉर्म्स लाएं, हम रूल्स बनाएं, हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के रूल्स बनाएं। सर, अब बातों का वक्त ख़त्म हो गया है, अब वक्त नहीं। अगर अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इस वक्त हमें इस इन्वेस्टमेंट की अशहद ज़रूरत है। वी नीड टू वॉक द टॉक। वन विंडो ऑपरेशन का इजरा करना होगा। कोई मुल्क भी मईशत, किसी मुल्क की मईशत भी इन्वेस्टमेंट के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकती और इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं, जिसमें सर फहरिस्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इस हवाले से हम कोई कोताही अफोर्ड नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पार्टीज़ में स्पीकर साहब डिफरेंसेस होते हैं,
but differences are, कहते हैं कि डेमोक्रेसी का हुस्न जो है वो डिफरेंसेस में होता है। हमें एक साथ बैठना होगा और कुछ इश्यूज पर नेशनल कंसेंसस को ज़रूर बनाना होगा। सबको मिल बैठकर रेड लाइन जिसका इतना शोर है, हमें उस रेड लाइन की ज़रूरत इन्वेस्टमेंट पर है। अगर हम इतने फ़ख्र से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात आज करते हैं तो हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात भी करनी होगी। और मैं आपको यहाँ याद दिलाती चलूँ कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने जब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे तो उन्होंने हुकूमत की तरफ हाथ बढ़ाया था और ये कहा था कि आएँ मिलकर बैठते हैं और इस मुल्क की जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है उसको साइन करते हैं। लेकिन उस वक्त उनकी बात पर कोई तवज्जो न दी गई और आज मुल्क जहां खड़ा है वो आप सबके सामने है। एनओसी का कल्चर ख़त्म करना होगा, यानी सिस्टम को डीरेगुलेट करना होगा। यहाँ पे मैं पाइड, ये इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एजुकेशन क्या है, उसकी एक स्टडी को कोट करती हूँ। स्टडी शोज दैट द रेगुलेटरी बर्डन imposed by the government in the form of the footprint is more than 67% of GDP. Pakistan has become a permission economy due to over and inefficient regulations. The regulatory burden has suppressed economic activities, investment, and ultimately GDP growth. There are over 118 regulatory bodies under the federal government, which indicate the pervasiveness of permission culture in every sector of economy. जनाब स्पीकर, हम जब तक इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टर की मुश्किलात ख़त्म नहीं हो सकती। थर्ड, हमारी पॉलिसीज़ बहुत इनकंसिस्टेंट और शॉर्ट टर्म्ड हैं। सोचना है कि इन्वेस्टर तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ चाहता है, वो वहाँ इन्वेस्ट करता है जहाँ पॉलिसी में तसलसल हो। हम तो हर साल पॉलिसी बदलते हैं, हमारी प्रायोरिटी हर साल तब्दील होती है जनाब स्पीकर साहब, हर हुकूमत के साथ तब्दील होती है। हमें साथ बैठकर एक ऐसी पॉलिसी लानी होगी जिस पर इन्वेस्टर को एतमाद हो। हमें इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बिजनेस को 3 चीज़ों से अलग करना होगा: सियासत से, मजहब से और कल्चर से। तरक्की करते हुए नए मॉडल्स हमारे सामने हैं जनाब डिप्टी स्पीकर, हमें दूर नहीं जाना पड़ता, हमारे सामने सऊदी अरेबिया और यूएई का मॉडल मौजूद है। वो इन सब चीज़ों से बालातर होके अपनी मईशियत को तरक्की की राह पर गामज़न कर चुके हैं। वहाँ की प्रोग्रेस इज़ फिनोमिनल। क्यों हमें आज इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है? हमें रूल्स ऑफ बिजनेस बनाने होंगे, सिंपल, इजी एंड डूएबल। हमें अपने जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना होगा। जनाब स्पीकर, क्योंकि यहाँ पे रूल्स नहीं हैं, अगर कोई इन्वेस्टर को इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो लिटिगेशन में अगर चला जाए तो इस मुल्क में लिटिगेशन में सालों साल लग जाते हैं और फैसला नहीं होता। तो अगर जिस मुल्क में ये हालत हो, उस मुल्क में इन्वेस्टर क्यों आएगा? हमें उसको सिंपल करके ख़त्म करना होगा, उसकी रफ्तार को तेज़ करना होगा और जो कई साल लगते हैं उसके ऊपर काम करना होगा। इन्वेस्टर का एतमाद बहाल करना होगा, अपनी लेबर फोर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा। हमें गौर करना होगा जनाब डिप्टी स्पीकर, मोनोपोली क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट।
हम जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है कि वो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, इसमें नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है, ये उनका है, हमें इस मोनोपोली को ख़त्म करना होगा। अलाउ एवरीवन टू इन्वेस्ट इन एवरी सेक्टर, जिसकी जो मर्जी है वो जिसमें इन्वेस्ट करना चाहता है उसको इजाज़त होनी चाहिए। वाई प्रोटेक्शन टू सम ओनली? हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो कई इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वाई टू सम? वाई नॉट टू ऑल? वाई सब्सिडी टू सम? हम कई अपनी जो इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको सब्सिडी देते हैं और सबको नहीं देते। तो मेरा सवाल ये है कि वाई, किस बिना पर उनको दी जाती है और जिनको सबको नहीं मिलती? Let's give equal treatment to all investment in all sectors. Let them grow. Give space and chance to new innovative industries. एक और suggestion कि encourage and reward every government department to get investment. और हमें एक ऐसा सिस्टम लाना होगा कि हर गवर्नमेंट का जो अदारा है वो BOI का काम करे और वो इन्वेस्टमेंट लाए, और जो भी अदारा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाए उसे रिवॉर्ड भी करना चाहिए, रिकग्निशन भी देनी चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जनाब स्पीकर, मैंने जो 5-6 पॉइंट्स दिए हैं कि हमें जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसमें सबसे सरे फहरिस्त है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आखिर में अगर मैं यूनान की जो ट्रेजेडी हुई है उस शोर पे उसकी बात ना करूं तो ज़्यादती होगी। वो एक ऐसा अलमिया है और पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत बड़ा अलमिया है। बहुत से घर उजड़ गए, बहुत सौ का घरों का मुस्तकबिल तबाह हो गया, बहुत से घर और फैमिलीज़ बर्बाद हो गईं। हमें जो इसके कसूरवार हैं उनको सज़ा देनी होगी। हम जब तक सज़ा और जज़ा का सिलसिला नहीं करेंगे, अगर ये भी जो परपिट्रेटर्स हैं हमारे सिस्टम की नज़र हो गए और इन पे भी मुकदमे चल चल के साला साल पता ना लगा कि क्या हुआ, जैसे हमें नहीं पता इतनी मुद्दत हो गई। मैं आज ज़रूर ज़िक्र करूँगी, नूर मुकद्दम का फ़ैसला आज तक नहीं हुआ, जबकि वो साफ़ और नुमायाँ था। सारा दूसरा एक केस जो एक खाविंद ने अपनी बीवी को कत्ल किया, उसका मुकदमा भी कोर्ट्स में है, उसका भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर हमारा यही तरीका रहा इन लोगों के साथ जिन्होंने मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब दिखाकर अवाम को लूटा है, उसकी ज़िम्मेदार हम होंगे, हमारी हुकूमत होगी, और ना ही हमें लोग माफ़ करेंगे, ना ही अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा। हमें इसका सदेबाब करना होगा, हमें देखना होगा कि इसके पीछे क्या वजह बनती है कि लोग अपनी जानों पर खेल जाते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ तो उनको मिलती है ना जिनके पास काम करने का हुनर होता है, और हुनर प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। जनाब स्पीकर, यहाँ हज़ारों की तादाद में टेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। मेरा एक सवाल है कि वो कौन सी स्किल्स हैं और कौन से हुनर हैं जो ये इंस्टीट्यूट्स लोगों को दे रही है, जबकि GCC को जितनी भी हमारी लेबर जा रही है वो तमाम की तमाम अनस्किल्ड है, जिसकी वजह से अंडर पेड हैं और उनको वहाँ वो सहूलियात नहीं मिलती जो स्किल्ड लेबर को मिलती हैं। पता करना होगा कि वोकेशनल सेंटर के नाम पर पब्लिक मनी कहाँ जा रही है, ये क्या ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, क्या सप्लाई एंड डिमांड देखकर ट्रेनिंग्स हो रही हैं, ये भी द होल सिस्टम नीड्स टू बी सीन एंड रीडिज़ाइंड आई थिंक। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान 250 मिलियन का मुल्क
दुनिया का 5th लार्जेस्ट मुल्क, इतनी बड़ी मार्केट, और फिर यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट ना हो और लोग यहाँ पर सिस्टम में एतमाद ना करें, ये काबिल फ़िक्र और काबिल गौर है। मैं अपने 5 निकात हाईलाइट कर चुकी हूँ, क्योंकि अब हमारी बका इसी में है कि हम मिल बैठकर, मैं बार बार कह रही हूँ कि हमें मिलकर बैठना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम मिलकर ना बैठें और अपनी निस्फ से ज़्यादा आबादी को हम आउट कर दें। हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होंगी, ऐसे सिस्टम्स को लाना होगा, ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा इन्वेस्टर का जो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट ला सके। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।